क्लासेस में मैं रैना गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ प्रतिवेदन तैयार करना। देखिए, इससे पहले हमने बात की थी फीडबैक की, प्रतिपुष्टि की। तो मैंने आपको उसके शिक्षकों हेतु लाभ और विद्यार्थियों हेतु लाभों का विस्तार से अध्ययन कराया था कि विद्यार्थियों के लिए प्रतिपुष्टि क्यों आवश्यक है, कैसे लाभप्रद होती है, विद्यार्थी अपने व्यवहार में प्रतिपुष्टि के द्वारा पूरी तरह से परिमार्जन कर सकते हैं। शिक्षक इसके लिए उन्हें योग्य शिक्षक की आवश्यकता होती है जो कि विद्यार्थियों के व्यवहार को पहचान कर उसे उचित फीडबैक प्रदान कर सके। शिक्षक इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करता है क्योंकि जो शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी प्राप्ति के लिए दोनों ही कार्यरत होते हैं और शिक्षक को उसके शिक्षण का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है विद्यार्थी के व्यवहार को परिमार्जित करना, व्यवहार को परिवर्तित करना। इसके लिए वह विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य भी प्रदान कर सकता है। शिक्षक को कोशिश करनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों के सही किए गए कार्य की उचित प्रशंसा करे, भूरी प्रशंसा करे। इससे क्या होता है कि छात्र उस दिशा में सकारात्मक रूप से पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर आगे बढ़ते जाते हैं, साथ ही उनकी अधिगम प्रक्रिया में रुचि भी उत्पन्न हो जाती है। जब हम जानते हैं ह्यूमन नेचर है ये कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को रुचिपूर्ण तरीके से संपन्न करता है तो उसके लाभ बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके बेनिफिट्स उसको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वह प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है, आसानी से संपन्न हो जाती है और अच्छी प्रकार से प्रभावी रूप से संपन्न हो जाती है। तो इसीलिए हमने बताया आपको कि शिक्षक और छात्र दोनों के लिए फीडबैक की आवश्यकता होती है। अब हम कहते हैं कि छात्र के लिए शिक्षक फीडबैक कैसे प्रदान कर सकता है। भाई, ये तो हमने अध्ययन कर लिया कि फीडबैक क्यों जरूरी है, किस किस के लिए, इसके क्या क्या मायने हैं, लेकिन अब जो मेन बिंदु है कि शिक्षक इस दिशा में योग्य होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, उस छात्र को आगे ले जाने वाला होना चाहिए। तो शिक्षक फीडबैक कैसे प्रदान करेगा, उसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रतिवेदन तैयार करना होता है, प्रोफाइल तैयार करनी होती है। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए परीक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों को बहुत सारे डाटा कलेक्ट करने पड़ते हैं। जब तक हमारे सामने वाले व्यक्ति की पूरी पिक्चर हमारे सामने नहीं है, उसके व्यक्तित्व की पूरी पिक्चर हमारे सामने नहीं है, हमारे माइंड में नहीं है, हम उसे उचित फीडबैक नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कहती कि हर बालक हमेशा ही इंटेलिजेंट होता है या हर बालक हमेशा ही अच्छा कार्य करता है। कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वह बालक इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी या बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी उचित रेस्पॉन्स हमें नहीं दे पाता है, उचित रिजल्ट हमें नहीं दे पाता है। इसके लिए जिम्मेदार होती हैं कई ऐसी परिस्थितियाँ जो उसके सामने आई हुई होती हैं। अगर ऐसी परिस्थिति में शिक्षक उसके वर्तमान कार्य को देखकर उसे नकारात्मक फीडबैक प्रदान कर देता है तो जिन परिस्थितियों का सामना वह कर पा रहा है उनसे वह बालक पूरी तरह से हताश हो जाता है। अगर शिक्षक के पास उस बालक से संबंधित पूरा डाटा होगा, पूरा कलेक्शन होगा कि इस बालक ने कौन से कार्य किस किस प्रकार से संपन्न किए हैं, कैसा रिजल्ट हमें दिया है, तो वह उस टीचर का दायित्व बनता है कि वह उस परिस्थिति में जो उसने खराब रिजल्ट दिया है उस परिस्थिति को वह इग्नोर करे और उसका संबल देते हुए उसे सहारा देते हुए, उसे पॉजिटिव थिंक देते हुए उसे आगे बढ़ाए। तो लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि उसको शिक्षार्थी से संबंधित प्रोफाइल तैयार करनी होती है। बालक की संपूर्ण रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसके आधार पर विद्यार्थी का गुणात्मक रूप से आकलन किया जाता है। अगर वह रिपोर्ट हमारे पास नहीं है तो हम विद्यार्थी का संपूर्ण आकलन नहीं कर पाते हैं। रोजाना और पीरियडिक आकलन तभी संभव होगा, तभी सहायक होगा जब पोर्टफोलियो और अन्य अभिलेखों का आकलन आवधिक आधार पर किया जाए। आवधिक आधार पर अब ये पोर्टफोलियो कैसे तैयार किया जाता है कि कब संपन्न हो सकता है। पोर्टफोलियो और अन्य अभिलेखों का आकलन
अन्य अभिलेखों का आकलन आवधिक आधार पर किया जाए। आवधिक आधार पर किया जाए। आवधिक आधार कौन सा? हर 3 माह में। हर 3 माह में हमें उसकी विद्यार्थी संबंधित पोर्टफोलियो और अभिलेखों का आकलन किया जाना चाहिए। वो करंट हमें अपडेट रखने चाहिए आंकड़े। रुचिकर घटनाओं की समीक्षा और बालक के व्यक्तित्व के अन्य पक्षों का आकलन किया जाए। रुचिकर घटनाओं की समीक्षा और बालक के व्यक्तित्व के अन्य पक्षों का रुचिकर घटनाओं की समीक्षा और बालक के व्यक्तित्व के अन्य पक्षों का आकलन किया जाए। पोर्टफोलियो और अन्य अभिलेखों का आकलन आवधिक आधार पर किया जाए, यानी हर 3 माह में हमें तैयार अभिलेखों को अपडेट कर लेना चाहिए, उनका मूल्यांकन कर लेना चाहिए। जो भी रुचिकर घटनाएं छात्रों ने जिसमें रुचि दिखाई है, ऐसी कार्यों की समीक्षा की जाए और बालक के व्यक्तित्व के अन्य पक्षों पर का आकलन भी किया जाना चाहिए। इसकी तुलना पूर्व के रिकॉर्ड से भी की जानी चाहिए। इसकी तुलना पूर्व के रिकॉर्ड से भी की जाए, यानी कि जो रिकॉर्ड हमने बनाया है वर्तमान में छात्र में क्या परिवर्तन हुए, छात्र पहले क्या था और अब क्या है, इसकी तुलना आपस में जरूर की जानी चाहिए। इस तथ्य से आश्वस्त हो जाए कि वही समस्या पुनः न उठे, दोबारा ऐसी समस्या नहीं आए। ध्यान रखा जाए कि समस्या और कठिनाइयों को किस प्रकार सुलझाया गया है। ध्यान रखा जाए समस्या समस्या और कठिनाइयों को किस प्रकार सुलझाया गया है और साथ ही इस प्रकार की समस्या पुनः उत्पन्न नहीं हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इस तथ्य का आकलन किया जाए कि बालक में सुधार हुआ है। यदि कमजोरी अब भी विद्यमान है तो अध्यापन अधिगम परिस्थिति में क्या कार्रवाई वांछित है। इस तथ्य का आकलन किया जाए कि बालक में सुधार हुआ है। बालक में सुधार हुआ है। अगर कमजोरी अभी भी विद्यमान हो तो अध्यापक अधिगम परिस्थिति में क्या कार्रवाई
अध्यापक अधिगम परिस्थिति में क्या कार्रवाई की जाए। देखिए, जो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं रोजाना और आवधिक आकलन तभी हमें यूजफुल हो सकता है जो रोजाना हम आकलन करते हैं कि पोर्टफोलियो और अन्य अभिलेखों का आकलन आवधिक आधार पर किया जाए। हर 3 महीने में उस छात्र से संबंधित डाटा को अपडेट किया जाए, उस रिकॉर्ड को अपडेट किया जाए। रुचिकर घटनाओं की समीक्षा की जाए। बालक ने जिन कार्यों में रुचि दिखाई है उनकी समीक्षा की जाए और बालक के व्यक्तित्व के अन्य पक्षों का भी आकलन किया जाना चाहिए कि उसके व्यक्तित्व में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं विद्यमान हैं, उसके व्यक्तित्व में क्या सुधार हुआ है। इसकी तुलना पूर्व रिकॉर्ड से की जानी चाहिए कि बालक में क्या सुधार हुआ है, पहले बालक क्या था, क्या अभी भी वही कमजोरी उसके व्यक्तित्व में विद्यमान है, उस क्षेत्र से संबंधित वही गलतियां वह अभी भी करता है या नहीं करता है। इस सबकी जांच की जानी चाहिए। ध्यान रखना जाना चाहिए कि समस्या और कठिनाइयों को किस प्रकार सुलझाया गया है और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की समस्या जो वर्तमान में उत्पन्न हुई है वह दोबारा नहीं हो। यानी कि जो अपडेट हम रिकॉर्ड जो अपडेट किया है हमने उसके आधार पर उस समस्या का पूरी तरह से जड़ से निराकरण हो जाना चाहिए। इस तथ्य का आकलन किया जाए कि बालक में सुधार हुआ है या नहीं। अगर हमें ये जानना जरूरी है कि बालक पहले से बेहतर है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। यदि अभी भी उसके व्यवहार में कमजोरी विद्यमान हो, किसी प्रकार का उसमें नेगेटिव थिंग विद्यमान हो, तो अध्यापक अधिगम परिस्थिति के द्वारा शिक्षक को यह सोचना होता है कि अध्यापक अधिगम परिस्थिति के द्वारा उसमें कहाँ तक सुधार किया जा सकता है, कैसा परिवर्तन बालक में लाया जा सकता है, किन तकनीकों के प्रयोग के द्वारा उस बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, बालक की उस कमजोरी को दूर किया जा सकता है। परंतु ये प्रयास पूरे किसको करने होते हैं? शिक्षक को करने होते हैं। इसके लिए शिक्षक पूरी रूप से जिम्मेदार होता है। देखिए, अध्यापक का परावर्तन प्रगति मानचित्र तैयार करने में सहायता प्रदान करेगा, अर्थात एक दिए हुए समय में बालक की प्रगति की संचयी रिपोर्ट होगी जो अध्यापक इन प्रकार के इस बिंदुओं पर अगर अध्यापक ध्यान देगा तो वह बालक के विषय में एक रिपोर्ट, बहुत अच्छी रिपोर्ट, परफेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकता है जो कि उसकी प्रोग्रेस को दर्शाएगी। केवल तभी अध्यापक बालक के भावी अधिगम के लिए सार्थक रूप में उसे निर्देशित कर सकेगा, समझ सके कि इस स्तर से प्रगति कर पाएगा उच्च स्तर के, यानी कि इस प्रकार से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर ही अध्यापक उस बालक के विषय में किसी प्रकार की भविष्यवाणी कर सकता है। भविष्यवाणी का तात्पर्य है कि कई बार पेरेंट्स यह जानना चाहते हैं कि उनका बालक किस गति से आगे बढ़ रहा है, उस बालक का बौद्धिक स्तर क्या है, उस बालक का व्यवहार कैसा है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अगर शिक्षक इस प्रकार से पोर्टफोलियो तैयार करता है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करता है, तो वह उसके भावी भविष्य के बारे में भी घोषणा कर सकता है कि वास्तव में ये बालक उच्च स्तर का बालक है या निम्न स्तर का बालक है, या इसकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की है, किस दिशा में आगे जाएगा। इस तरह इसके द्वारा यह भी ज्ञात होता है कि बालक को क्या कठिन लगता है, कौन कौन सी समस्याओं को सुलझाने में उसे प्रॉब्लम आती है, तो वह शिक्षक उस खाई को पूरा कर सकता है, उसे उस समस्या को सॉल्व करने में मदद कर सकता है, उस क्षेत्र में उसे परिपक्व बना सकता है। कौन? शिक्षक, क्योंकि उसे उसकी कमजोरियों का पूरा पता रहता है और वह उन कमजोरियों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करता है। जैसे कि हमें ऊंचाई से डर लगता है, अगर हम कहें कि हमें ऊंचाई से नीचे देखने में बहुत डर लगता है, तो ऐसा नहीं है कि यह डर जिंदगी भर बना रहे। इसके लिए हम अगर डेली प्रैक्टिस करें तो वह डर हमारे लिए कम हो जाएगा। तो इसी प्रकार की प्रोसेस शिक्षक को अपनानी होती है कि वह जिस कार्य में भी कमज़ोर है, जिस समस्या का समाधान करने में जिस क्षेत्र में उसे परेशानी आती है, उस क्षेत्र से संबंधित वह उसकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करे। एक बार प्रतिपुष्टि प्राप्त होने पर प्रश्न यह उठता है कि अध्यापक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में क्या होना चाहिए। इस रिपोर्ट में एक समय की अवधि में बालक की प्रगति की प्रोफाइल होनी
चाहिए। रिपोर्ट तैयार करने के बाद अध्यापक को इसे अभिभावक और बालक से रिपोर्ट तैयार करने के बाद अध्यापक को इसे अभिभावक और बालक से क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। इस रिपोर्ट को बालक की प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसे कहा जाता है, बालक के विषय में आपने जो डाटा कलेक्ट किया है, बालक के विषय में आपने जो तैयारी की है, उसकी चर्चा आपको उनके पेरेंट्स से और उस बालक से जरूर कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, उसके अधिगम क्षेत्र डेवलप होता है, छात्र को भी उसकी कमजोरियों के विषय में पता चलता है और साथ ही साथ उसकी प्रोग्रेस के विषय में भी पता चलता है। अभिभावक भी शिक्षक की तरफ से इस प्रकार से निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ, जो हमारा बालक है वह उचित टीचर के देखरेख में है, टीचर द्वारा उसे आगे बढ़ाने के लिए उचित प्रोसेस अपनाई जा रही है। अगर कई बातें ऐसी भी होती हैं जो बालक के विषय में अध्यापक को नहीं पता होता, अभिभावक को पता होता है, यदि ऐसी इस प्रकार की चर्चाएं पेरेंट्स से कर लेता है तो कुछ कमजोरियों के बारे में अभिभावक भी हमें अवगत करा सकते हैं। तथा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है तथा इसे सावधानीपूर्वक संरचनात्मक सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। विद्यार्थी के प्रतिवेदन में बालक की सभी क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है, जिन्हें हम जो विद्यार्थी के विषय में जो प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों का वर्णन शिक्षक के द्वारा किया जाता है। उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो विद्यार्थी की प्रोग्रेस रिपोर्ट को तैयार कराने में मदद करते हैं, क्योंकि इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर ही विद्यार्थी के अधिगम स्तर को जाना जा सकता है, उसके विषय में घोषणाएं की जा सकती हैं, उसके विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है, उसकी कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है और उन पता लगाई गई कमजोरियों का निराकरण भी किया जा सकता है, उन्हें दूर किया जा सकता है। तो पहला है हमारा सक्रिय कार्य। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनके आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है? तो पहला है हमारा सक्रिय कार्य। देखिए, सक्रिय कार्य के द्वारा बालक का आकलन किया जाता है। विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों में अच्छी अध्ययन आदतों को विकसित करना आवश्यक और उपयोगी होता है। देखिए, 3 लेवल जो मैंने आपको बताए हैं विद्यार्थी के कि प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल और हायर लेवल। प्राइमरी और मिडिल लेवल पर विद्यार्थी पूरी तरह से अध्यापक पर डिपेंड होता है, जैसा यानी अध्यापक के अनुकरण के अनुसार वह कार्य करता है। उसमें क्योंकि वह मानसिक रूप से पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ होता है, उसमें तर्क और विवेक शक्ति जागृत नहीं हुई होती है। उस समय तो वह केवल एक कोरे कागज की तरह अध्यापक के सामने आता है कि अध्यापक जो बोल देगा वही उसके लिए ब्रह्म वाक्य की तरह होगा। लेकिन यह स्तर ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है। उच्च स्तर पर आते आते बालक मानसिक रूप से पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और उच्च स्तर पर वह उसकी तर्क और विवेक शक्ति से वह कार्य करता है। उच्च स्तर पर उसे सेल्फ स्टडी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। आवश्यक है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा समय पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में, ज्ञान अर्जित करने में लगाए, क्योंकि जब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को नहीं पढ़ेगा, तब तक उसमें स्वाध्याय की आदत का विकास नहीं होगा, किसी तर्क और विवेक शक्ति विकसित नहीं होगी। क्योंकि जब हम किसी विषय से परिचित ही नहीं हैं तो उसके विषय में एक भी शब्द बोलने के अधिकारी नहीं हो जाते हैं। तर्क देने के लिए, किसी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए हमें उसके विषय में गहन चिंतन की आवश्यकता होती है, उसके विषय में ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता होती है। तो स्वाध्याय की आदत को उच्च स्तरीय शिक्षा में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अन्वेषण में इस पक्ष पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। संपूर्ण पाठ्यक्रम को नियमित समय में पूरा करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को नोट्स दिखा देते हैं। विद्यार्थी भी पूरी तरह से अध्यापकों पर डिपेंड रहते हैं, फलस्वरूप उनका ज्ञान अपूर्ण और भ्रमित रह जाता है। बाजार में प्रचलित सस्ती किताबों के द्वारा उत्तीर्ण होने का प्रचलन बढ़ गया है। विद्यार्थी पुस्तकालय संदर्भ सामग्री के प्रयोग करने का कौशल सीख नहीं पाते हैं।
पुस्तकालय विश्वविद्यालय व्यवस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। सत्रीय कार्य को सत्र के प्रारंभ में दे दिए जाने से सत्र के अंत तक विद्यार्थी पूरा करते हैं। यदि सत्रीय कार्य को विश्वविद्यालय शिक्षा का आवश्यक अंग बना दिया जाए तो अधिगम शिक्षण प्रक्रिया निश्चित रूप से प्रभावी होगी। प्रत्येक इकाई के अंतर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग सत्रीय, देखिए सत्रीय कार्य का अपने आप में एक महत्व होता है। वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है, वर्तमान में हायर एजुकेशन में क्या होता है कि बालक अपने आप ये पूरे साल क्लास में मौज मस्ती करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं दे पाते, शिक्षक की बातों पर गौर नहीं कर पाते, क्योंकि ये एज ऐसी होती है जिसमें हम आसानी से किसी के विचारों से सहमत नहीं होते हैं। उनके दिमाग में वर्तमान में यही घर कर गया है कि मार्केट में 1 वीक सीरीज पास बुक जो रटी रटाई सामग्री उपलब्ध है उसको 1 या 2 दिन पढ़कर हम एग्जाम में आसानी से पास हो सकते हैं। यह शिक्षक के द्वारा वर्ष के प्रारंभ में ही सत्रीय कार्य दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वह वर्ष के अंत तक उस कार्य को संपन्न कर ही देते हैं। जबकि यह इससे क्या होता है, बालक में गहन चिंतन का विकास नहीं हो पाता है, वह शिक्षण सामग्री को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, पुस्तकालयों का महत्व भी उनके लिए कोई खास नहीं रह जाता है। अतः विद्यार्थी के इस सोच को हटाने के लिए, इस सोच से परे करने के लिए विद्यार्थी को सत्रीय कार्य शिक्षक के द्वारा दिया जाना चाहिए। वो कब दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक यूनिट के कंप्लीट होने पर, प्रत्येक यूनिट के कंप्लीट होने पर उसे उस यूनिट से संबंधित सत्रीय कार्य करने के लिए दिया जाना चाहिए, जिससे कि छात्र में अध्ययन समय के दौरान ही पुस्तकों को पढ़ने, उन्हें ऑब्जर्व करने, उनको लर्न करने, उनमें शिक्षण सामग्री उसमें ज्ञान ग्रहण करने में सहायता मिलती है। तो सत्रीय कार्य का अपना एक बड़ा महत्व है। सत्रीय कार्य के आधार पर विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है और उस मूल्यांकन के आधार पर उसे प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है, उचित फीडबैक दिया जाता है। अगर शिक्षक इस बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं कि छात्र ने सेशनल वर्क कंप्लीट किया है या नहीं किया है, कि कैसे किया है, अंत में यदि आप चेक करते हो तो आप उसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते हो। आप वह क्या विचार रखता है यह आप नहीं जान सकते हो। दूसरा है हमारा प्रायोगिक कार्य। पहला तो सेक्शनल वर्क हो गया था, दूसरा है हमारा प्रायोगिक कार्य। कक्षा में मौखिक और लिखित आकलन के साथ प्रायोजना प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर भी विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है। मैंने बताया शिक्षक के लिए यानी कि विद्यार्थियों के रिटर्न वर्क और मौखिक कार्य यानी प्रश्नोत्तर और प्रश्नों के आंसर देना, सवाल जवाब करना, तर्क प्रस्तुत करना, इस प्रकार के कार्य के अतिरिक्त भी एक महत्वपूर्ण कार्य है जो उसके ज्ञान को स्थायी रूप प्रदान करता है, वह है प्रायोगिक कार्य, प्रायोजना वर्क। क्योंकि इसमें विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहता है। जब विद्यार्थियों की ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां कार्य करती है, विद्यार्थी थोड़ा चिंतन करता है, जब स्वयं करने की कोशिश करता है, किसी समस्या का समाधान स्वयं निकालने की कोशिश करता है, तो उसका अधिगम सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। लिखित सत्रीय कार्य विद्यार्थियों को, जबकि प्रायोगिक व लंबी अवधि का कार्य विद्यार्थियों में अवलोकन क्षमता, रिपोर्ट करने की क्षमता। प्रायोगिक कार्य से क्या फायदे होते हैं छात्रों में, अवलोकन क्षमता, निष्कर्ष क्षमता, छात्रों में अवलोकन क्षमता, निष्कर्ष क्षमता, विकसित और मापित करना आदि, लिखने की क्षमता, विकसित और मापित क्षमता, विकसित और मापित करने की क्षमता,
विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, विश्लेषण करने की क्षमता, संश्लेषण करने की क्षमता, मूल्यांकन करने की क्षमता, मौलिक चिंतन, सही निर्णय लेना, सही निर्णय लेने की क्षमता, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष क्षमता, सही सृजनात्मक शक्ति, सृजनात्मकता, सही विकास, मापन आदि क्षमताएं किसके माध्यम से विकसित की जा सकती हैं? प्रायोगिक कार्य के माध्यम से। इन सब कार्य, ये सब क्षमताएं बालकों में प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से ग्रेडिंग प्रदान करके या अंकन करके उचित फीडबैक द्वारा उनमें डेवलप की जा सकती हैं। देखिए, प्रायोगिक कार्य एक ऐसा कार्य है जो बालक को किसी कार्य को करने में रुचि उत्पन्न करता है, उसमें अध्ययन के प्रति लगन उत्पन्न करता है, इंटरेस्ट उत्पन्न करता है, अध्ययन करने की क्षमता उत्पन्न करता है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की, कुछ सिद्ध करने की, कुछ प्राप्त करने की कैपेसिटी इसमें डेवलप होती है। वह कंक्लूजन भी निकाल सकता है, संश्लेषण सार रूप में भी उस अध्ययन सामग्री को ग्रहण कर सकता है, उसका सार भी ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार उचित फीडबैक के द्वारा प्रायोगिक कार्य के माध्यम से भी उनके उचित फीडबैक द्वारा लक्ष्य प्राप्ति कराई जा सकती है। अब बात आती है कक्षा में विद्यार्थी का अवलोकन। कक्षा में विद्यार्थी का अवलोकन। देखिए, कक्षा एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर शिक्षक और छात्र डायरेक्ट संपर्क में आते हैं। सबसे ज़्यादा जो कार्य होता है वह कक्षा में ही शिक्षक के द्वारा संपन्न किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत बालक के कक्षा में व्यवहार किस प्रकार का है, इस आधार पर भी बालक का आकलन किया जाता है, क्योंकि कक्षा में शिक्षक बालक के मनोस्थिति को जानने का प्रयत्न करता है। जितने समय भी वह कक्षा में रहता है, सभी विद्यार्थियों की एक्टिविटी से वह परिचित होता है। तो कक्ष के व्यवहार के आधार पर बालक का उचित मूल्यांकन किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है। विद्यार्थी कक्षा में किस प्रकार सक्रिय रहता है, उसके मूल्यांकन को वह चीज़ भी प्रभावित करती है। कोई विद्यार्थी है कक्षा में हमेशा आलस्य की पोजीशन में रहता है, पूछे जाने वाले किसी भी सवाल का उत्तर वह देने की कैपेसिटी में नहीं होता है, उसकी अध्ययन में रुचि ही नहीं है, वह अनर्गल हरकतें करता है, हमेशा शोर शराबा करता है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत सिंसियर होते हैं, हमेशा पढ़ने के लिए ललायक रहते हैं। जो बच्चा डिस्टर्ब करता है उसको वह पसंद नहीं कर पाते हैं। पूछे गए प्रश्नों का वह हमेशा जवाब दे पाते हैं, देने की कोशिश करते हैं, आगे से आगे पढ़ के आते हैं। तो इस प्रकार के व्यवहारों से भी इसका आकलन किया जा सकता है। अंतिम में सक्रिय लिखित परीक्षाओं में निष्पादन की भांति विद्यार्थी का कक्षा व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, कक्षा व्यवहार के अकॉर्डिंग ही शिक्षक के दिमाग में विद्यार्थी की एक छवि बन जाती है कि नाम आते ही हमें उसकी मूर्त हमारे माइंड में आ जाती है कि वास्तव में ये बालक कैसा है, ये कौन सा कार्य कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। हम इस आधार पर भी डिसीजन ले पाते हैं कि कौन सा बालक प्रथम आ सकता है, कौन सा द्वितीय आ सकता है और कौन सा केवल पास हो सकता है, कौन सा फेल होने की कंडीशन में है। ये सब जो निष्कर्ष हैं वह कक्षा में विद्यार्थी के अवलोकन द्वारा लिए जा सकते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थी
की वाचिक योग्यता, विषय में रुचि, तर्क करने की योग्यता, दूसरों के द्वारा प्रस्तुत विचारों को स्वीकार करना, व्यक्तित्व के कई अन्य पक्षों को लिखित परीक्षाओं द्वारा नहीं मापा जा सकता। इन व्यवहार का आकलन कक्षा के व्यवहार से ही लिया जा सकता है कि वह बालक कितने बालकों को ग्रहण के विचारों को एक्सेप्ट कर पाता है, कौन सा ऐसा बालक है जो हर वक्त हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता है, कौन सा ऐसा बालक है जो हमेशा शिक्षक से कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। ये सारे जो व्यवहार हैं उनका जो आकलन है वह लिखित कार्य और सक्रिय कार्य से नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार से आकलन में पैनल वार्ताएं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं, भाषण देने की, बोलने की कैपेसिटी, उच्चारण क्षमता, मौखिक अभिव्यक्ति, किस प्रकार से उसके एक्सप्रेशन है, किस प्रकार के विचार वह रखता है, उसकी शब्दावली कैसी है, इन सब का आकलन कक्षा के व्यवहार से लगाया जा सकता है। देखिए, इस प्रकार आकलन में अवलोकन को समाहित करने से विद्यार्थी कक्षा उपस्थिति को गंभीरतापूर्वक लेते हैं। अगर इस प्रकार के अवलोकन यहाँ पर तैयार किए जाते हैं तो विद्यार्थी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित रहने का प्रयास करते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर उपस्थिति की बहुत प्रॉब्लम आती है कि बच्चे विद्यालय में प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, क्लास को बंक करते हैं, विद्यालय की अध्ययन नहीं कर पाते। तो इस प्रकार का आकलन करके उनकी अनुशासनहीनता को विश्वविद्यालय परिषद में दूर किया जा सकता है। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं। विश्वविद्यालय में शिक्षा के अतिरिक्त अन्य प्रकार की गतिविधियां भी संपन्न करवाई जाती हैं जिनमें छात्र ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होकर भाग लेते हैं। इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से भी उनके जो विषय में रिपोर्ट तैयार की जाती है कि कौन कौन से बालक हमेशा सक्रिय रहते हैं, हर एक्टिविटी में भाग लेते हैं और अपना बेटर देने की कोशिश करते हैं। तो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से इनका भी लिखित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, इनको केवल ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, पर्यवेक्षण के द्वारा इनका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। गैर शैक्षणिक क्षेत्र के आधार पर भी इस प्रकार बालक इस प्रकार से सक्रिय रहते हैं, इन पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। अब ये 4 कार्य मैंने आपको बताए, सक्रिय कार्य, प्रायोगिक कार्य, कक्षा में विद्यार्थी का अवलोकन और पाठ्य सहगामी क्रियाएं। इन क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थी के विषय में पूरी सत्र का प्रतिवेदन तैयार किया जा सकता है, उनका आकलन किया जा सकता है, उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। ये इन बिंदुओं के आधार पर हम किसी भी छात्र के विषय में घोषणाएँ कर सकते हैं, उसके व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं। अगर उसमें फिर भी कोई कमजोरियां लगातार बनी हुई हैं तो उन्हें दूर करने के लिए हम विशेष प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।